नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 10th का अध्याय 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। क्या नाम है? जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो इसी टॉपिक का जो है कि आज क्वेश्चन करना है। और जो भी साथी GK GS और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्रम का लैंगिक विभाजन से क्या तात्पर्य है। श्रम का लैंगिक विभाजन से क्या तात्पर्य है। तो इसमें जो है कि क्या देखना है कि कौन सा जो है कि आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो यानी श्रम का लैंगिक विभाजन से हम क्या समझते हैं, यानी एक तरह से परिभाषा है। तो पहला में कथन में कह रहा है कि काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती है। ठीक है, तो श्रम का जो है कि लैंगिक विभाजन का तात्पर्य यही है कि काम के जो बंटवारे का तरीका है जिसमें घर के अंदर का जितना भी काम है वो सब परिवार की जो है कि महिला ही करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, डिस्कशन में दिया हुआ है कि श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर सारे काम परिवार की औरतें करती है या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों या नौकरानियों से कराती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि लैंगिक असमानता का आधार निम्न में से है। तो क्या है? तो स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट, तो ये नहीं है। स्त्री और पुरुष की भौतिक बनावट, तो ये भी नहीं है। और सी में है कि स्त्री और पुरुष के बारे में प्रचलित जो रूढ़ि छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं, यही जो है कि लैंगिक असमानता का आधार जो है कि प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलन ने पुरुषों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग को, तो इसको नारीवादी आंदोलन कहते हैं, तो नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग को, तो ठीक है, इसी को जो है कि हम नारीवादी आंदोलन बोलते हैं कि जो भी बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलन ने औरतों के जो है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में क्या है, बराबरी की मांग किया, तो इसी को हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलन ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे देशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर जो है कि काफ़ी ऊंचा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि नारीवादी आंदोलन का निम्नलिखित में से क्या विशेषता, कौन सा जो है कि विशेषता नहीं है। तो पहला कथन में दिया है कि राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की, तो सही है। यह पितृ सत्तात्मक परिवार को मातृ सत्तात्मक बनाने की ओर अग्रसर नहीं करता, तो यह गलत है। यह आंदोलन महिलाओं के हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है, सही है। पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई, ये भी सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है कि नारीवादी आंदोलन की विशेषता नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि नारीवादी
औरत और मर्दों के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलन ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीति, अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस देश में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर जो है कि काफ़ी ऊंचा है। तो स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सभी देशों में जो है कि महिलाओं की भागीदारी का स्तर जो है कि काफ़ी ऊंचा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ठीक है। अब 6 क्वेश्चन है कि पितृ प्रधान समाज से क्या अभिप्राय है। तो पितृ प्रधान समाज से क्या अभिप्राय है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें महिलाओं को पुरुषों से अधिक महत्व दिया जाता है, तो ये पितृ प्रधान समाज में ऐसा नहीं होता है। तो ये गलत ऑप्शन दिया हो गया। दूसरा कथन में दिया है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व दिया जाता है, तो यही पितृ प्रधान जो है कि समाज का अभिप्राय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि असत है। असत कथन को ढूंढना है। तो कह रहा है कि हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। तो हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है, इसमें कोई शक नहीं है, सही बात है। ये समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण में पाया गया कि एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है। ये भी कथन जो है कि क्या है कि सही है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% साक्षरता है। तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन असत है। तो इनमें से कोई भी कथन असत नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो लिंग अनुपात से का अर्थ हुआ कि प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों का कितनी संख्या है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात। ठीक है। देखिए, देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया। 7 लगा नक्शा बताया है कि कई जगहों पर यह अनुमानित गिर करके 850, तो कहीं तो जो है कि 800 से भी नीचे चला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि असत है। असत कथन को ढूंढना है। तो पहला कथन में दिया है कि लोकसभा में महिलाओं सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% तक पहुंच मतलब कि सकी। तो सही बात है। दूसरा कथन में है कि महिलाओं के उत्थान के लिए पंचायती राज के अंतर्गत स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो ये भी सही है। तीसरा कथन में है कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया गया, जिससे लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए 35% सीटों का आरक्षण दिया गया। तो ऐसा नहीं हुआ, तो ये गलत है। चौथा कथन में दिया कि 18वीं लोकसभा 2024 के लिए चुने गए कुल 543 सांसदों में से केवल 74 महिलाएं थी, जो कुल का 13.6% है। तो ये क्या है, सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत है। तो केवल सी जो है असत है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये किसका कथन है। तो महात्मा गांधी जी का, कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है पारिवारिक कानून निम्न में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तलाक से, गोद लेना से, उत्तराधिकारी से और उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पारिवारिक कानून के अंतर्गत में सब आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि किस प्रकार के राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। तो सांप्रदायिक राजनीति इस पर आधारित है कि धर्म जो है कि सामाजिक समुदाय का आधार है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति की मान्यता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कि सही है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। तो यही मतलब सांप्रदायिक राजनीति की का अर्थ है कि एक धर्म दूसरे धर्म से जो है कि श्रेष्ठ, इसमें समझते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि सांप्रदायिकता से तात्पर्य है। तो
क्या तात्पर्य है? तो धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, तो ये सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि सांप्रदायिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है कि असत्य है? तो पहला कथन में दिया है कि जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है, तो सही है। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपने मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है, तो ये भी सही है। सांप्रदायिकता में नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही पक्ष विद्यमान होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा को कह रहा था कि कौन सा कथन जो है कि असत है, तो कोई कथन असत नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है कि सत्य है? तो पहला कथन में कि यह मानव स्वायत्तता की भूमिका पर बल देता है, तो ये सही है, धर्मनिरपेक्षता में ये भी होता है। दूसरा कथन में है कि यह दावा करता है कि राज्य, कानून, शिक्षा आदि धर्म के प्रभुत्व से मुक्त होंगे, ये भी सही है। भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, तो हमको निगेटिव कथन को जो है कि ढूंढना है। तो पहला कथन में कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है, तो ये सही बात है। दूसरा कथन में कि यह छुआछूत की इजाज़त देता है, नहीं, छुआछूत का इजाज़त जो है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जो है कि छुआछूत का इजाज़त नहीं है, तो ये गलत है। धर्मनिरपेक्षता कुछ में मौजूद समानताओं से यह खास अर्थ में भिन्न है, तो ये भी नहीं है। भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा देता है, तो भारत का संविधान जो है किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 जो है कि गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है कि जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर साल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में उनके नीचे, इस व्यवस्था को निम्न में से जानते हैं किस नाम से? तो वर्ण व्यवस्था। इस व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? वर्ण व्यवस्था। कह रहा है वर्ण व्यवस्था जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में उसके नीचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत है? असत कथन को जो है कि ढूंढना है, ठीक है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि वर्ण व्यवस्था में अत्यंत जाति के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, सही बात है ये। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गाँव में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बहुत बदलाव आ रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन में है कि ज्योतिबा फुले, गांधी, अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की, उसके लिए वो काम भी किए, तो ये भी सही है। तो कह रहा था कौन सा कथन असत है? तो कोई कथन असत नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है? ट्रू कथन को ढूंढना है। तो पहला कथन में दिया है कि लेकिन जाति व्यवस्था विभाजन का एक अतिवादी और अस्थायी रूप है, तो ये कथन सही है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान में जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया गया है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस व्यवस्था से राजनीतिक दलों को विवश किया गया कि वे राजनीति समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो? तो सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार में, एक व्यक्ति एक वोट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, उपर्युक्त दोनों। डिस्कशन में दिया हुआ है कि राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों को मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार, एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन
पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है कि शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, तो ग्रामीण इलाकों से निकल करके लोगों का शहर में बसना ही क्या है, शहरीकरण है। ठीक है। दलित शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किस जाति के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है दलित शब्द का प्रयोग, तो अनुसूचित जाति के लिए। किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस जातियों के लिए किया गया है। तो किसके लिए किया गया है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए। किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। डिस्कशन में दिया हुआ है कि अनुसूचित जनजातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है वे समुदाय शामिल है जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मेलजोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% है, तो वहीं पर अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना है, 8.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो पहला कथन में है कि देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% है। ठीक है, यानी एससी का जो है कि 16.6% है। देश की आबादी में अनुसूचित जनजाति का हिस्सा 8.6% है, यानी एसटी का हिस्सा जो है कि 8.6% है। देश की आबादी में हिंदू 79.8% है और वहीं मुस्लिम जो है कि 14.2% है। ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो पहला कथन में है कि जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन में है कि मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। ये भी सही है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई, जैसे अगरा और पिछड़ा। तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है कि जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप हमारे समाज में निम्न में से क्या उत्पन्न होते हैं। तो गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, तनाव। तो उपर्युक्त सभी। तो जातिगत पहचान पर आधारित जो राजनीति होता है तो उसमें ये सब जो है कि देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी। यह सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसे कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद, तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है कि जातिगत राजनीति ने निम्न में से किन जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। तो दलित और पिछड़ी जाति, यानी दोनों जाति को, यानी दलित को भी पिछड़ी जाति को भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो पहला कथन में है कि पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार था, तो नहीं था, तो ये गलत है। दूसरा है कि जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त था, तो ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 जो है कि सत्य है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि जातिगत असमानता आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है, क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पहले अछूत कही जाने वाली जातियों को लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई हैं, पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा, उसका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानता भी उभरी है।
तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया है। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।